Hello guys, my name is Shashank Sinha. Welcome back to our YouTube channel Learning Center. So आज का जो हमारा टॉपिक है that is mechanism of respiration. हमने पिछले वीडियो में भी देखा था mechanism of photosynthesis. ओके तो उसमें हमने क्या देखा था, फोटोसिंथेसिस के पीछे रीजन क्या था, क्या क्या फंक्शन हुआ था, क्या क्या रिएक्शन हुआ था. तो वैसे ही आज हम देखेंगे रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म कैसे है. क्योंकि देखो बोर्ड्स में हम ऐसा रट के भी उसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, हम भूल भी सकते हैं. कुछ टॉपिक थोड़ा भी भूल गए तो वो पूरा कॉन्सेप्ट ही बेकार. तो इसमें क्या है, अगर हम मैकेनिज्म अगर समझ गए, किसी भी चीज़ का मैकेनिज्म अगर हम समझ गए तो ये पूरा हमारे लिए आसान हो जाएगा. ठीक है, तो हम इसे स्कोर कर पाएंगे. हमें ये एकदम रटने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें इसके पीछे का सारा प्रोसेस मालूम होगा. तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के सिलेबस से. तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं. तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले हम उसका बेसिक लेते हैं. तो पहले रेस्पिरेशन के बारे में जान लेते हैं. व्हाट इज रेस्पिरेशन? So it is the process of breakdown of respiratory substrate to produce energy. ये क्या है? It is the process of breakdown of respiratory substrate. अब ये respiratory substrate क्या है? तो जैसे हम देखते हैं क्या, ग्लूकोज और क्या फैट और क्या प्रोटीन और भी बहुत सारे हैं. तो ये सब क्या है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. तो दो ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस. अब आप बोलोगे सुशांत ये तुम क्या पढ़ा रहे, ये तो डाइजेशन का डेफिनेशन है, कहाँ तुम ये रेस्पिरेशन में बता रहे हो. तो देखो डाइजेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम रेस्पिरेशन. डाइजेशन क्या, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड. ये फूड का ब्रेकडाउन है, लेकिन क्यों, उसको एकदम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि वो क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके, हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो सके. तो उसे बोलते हैं डाइजेशन. लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन क्या है? ये जो उस डाइजेशन प्रोसेस में जो सबसे सिंपल फॉर्म निकला है, ग्लूकोज फैट प्रोटीन, ये इन सभी को वो ब्रेक डाउन करता है रेस्पिरेशन में. ये सभी ब्रेक डाउन होता है और क्या देता है हमें? एनर्जी. एनर्जी क्या है हमारे लिए? एनर्जी है एटीपी. हम जानते हैं, हमने पहले वीडियोस में भी डिस्कस किया, एटीपी क्या है? एनर्जी है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म, हम आप प्लांट एमीबा, कोई भी ऑर्गेनिज्म यही यूज करता है, यही एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया. डाइजेशन और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है? वो क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ द फूड सो दैट द न्यूट्रिएंट्स विल बी मिक्स टू द ब्लड. लेकिन ये क्या है? उससे एनर्जी निकालता है. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया. अब देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कहाँ कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग. कोई कोई तो ब्रीथिंग को ही रेस्पिरेशन बोल देते हैं कि ब्रीथिंग ही रेस्पिरेशन. तो देखो ब्रीथिंग रेस्पिरेशन नहीं. ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग क्या है? जो हम लोग इनहेल और एक्सहेल करते हैं, ये क्या है? इसे हम बोलते हैं ब्रीथिंग. ठीक है, लेकिन इससे हमें एनर्जी नहीं मिलता है. ये फिजिकल प्रोसेस, इसमें तो और एनर्जी लगता है. हमें ऐसे करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है. इससे हमें एनर्जी चाहिए ये करने के लिए, ये प्रोसेस करने के लिए. ये इससे हमें एनर्जी नहीं मिलता है. लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? ये सेल के अंदर होता है, इससे हमें एनर्जी मिलता है. सो हम क्या बोल सकते हैं, जो ब्रीथिंग है इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. ये क्या है? रेस्पिरेशन का पार्ट है, लेकिन ये रेस्पिरेशन नहीं है. जैसे अगर हम देखें, हम मैथ्स में पढ़ते हैं क्या, इंटीजर है. तो इंटीजर क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर. वो रियल नंबर का पार्ट है, लेकिन हम ये तो नहीं बोल सकते हर रियल नंबर इंटीजर है. जैसे अगर हम देखें क्या, साइंस में ही देखते हैं, डाइजेशन. डाइजेशन में क्या होता है? हम लोग खाना खाते हैं, खाना लेते हैं अपने अंदर, तो वो भी तो एक डाइजेशन का पार्ट है. हम लोग खाना लेंगे तो डाइजेशन होगा नहीं, वो फर्स्ट स्टेप है डाइजेशन का. तो हम ये तो नहीं बोलेंगे मुंह में खाना डालना इट इज कॉल्ड डाइजेशन, नहीं, ये उसका पार्ट है. तो वैसे ही ब्रीथिंग इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, बट इट इज नॉट रेस्पिरेशन. ओके, यहाँ तक समझ में आया. अब देखते हैं इसके बीच में डिफरेंस, क्योंकि ये एक डिफरेंस इफिशिएंट नहीं है हमारे लिए. ठीक है, तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? तो फर्स्ट तो हमने देख लिया इसके डेफिनेशन में डिफरेंस. क्या? ब्रीथिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. ये क्या करता है? इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. बट अगर रेस्पिरेशन की बात करें,
इट इज द ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन, इसमें ऑक्सीजन लगता है, किस लिए? ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, उससे हमें एनर्जी मिलता है। तो यहाँ डेफिनेशन में हमने डिफरेंस देखा। अब डिफरेंस क्या है? इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, ये फिजिकल प्रोसेस है। हम देख सकते हैं ये क्या है? फिजिकल प्रोसेस, ये हमारे कंट्रोल में है, हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। रेस्पिरेशन क्या है? इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, ये सेल के अंदर होता है, इंट्रासेलुलर होता है सेल के अंदर, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और ये क्या है? बायोकेमिकल। अब आप बोलोगे ये है फिजिकल प्रोसेस, तो ये क्या है? ये हमारे कंट्रोल में है। तो अब ऐसा नहीं हम 15 मिनट बैठ जाएंगे, बोलेंगे अब हम सांस रोक के देखते हैं। 15 मिनट बैठ गए, सांस रोके हुए, अब इससे दिक्कत हो सकता है आपको, क्या पता हमारे अगले वीडियोस में व्यूज मिले या ना मिले, ठीक है? तो ये हमें ये सब सर्कस करना नहीं है, ये फिजिकल प्रोसेस है, ये हमारे कंट्रोल में है। इसका मतलब ये नहीं हम 15 मिनट रोक लेंगे, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये बस एग्जाम्पल है हमें समझने के लिए, ठीक है? इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज कंज्यूम्ड, इस प्रोसेस में क्या होता है? ब्रीथिंग में हम लोग जो कर रहे हैं इसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही है, एनर्जी ले रहा है, हमें दे नहीं रहा है। रेस्पिरेशन क्या है? ये एनर्जी देता है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है इसमें डिफरेंस? इट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, ये सेल से बाहर का प्रोसेस है। हम देखेंगे क्या ब्रीथिंग क्या है? नोज से शुरू होता है, नजल कैविटी से शुरू होता है, हमारे लंग्स में जाता है, तो ये सेल के बाहर होता है। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? इट इज इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर कुछ रिएक्शन होते हैं, उससे क्या होता है? हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है? अब देखते हैं इसका लास्ट डिफरेंस, ये लास्ट नहीं, और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हमारे लास्ट है। मोड ऑफ ब्रीथिंग इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो जो ब्रीथिंग का मोड है, जैसे हम लोग क्या करते हैं? नोज से ब्रीथिंग करते हैं, नोज से इनहेल एक्सहेल करते हैं, तो ये डिफरेंट है सभी ऑर्गेनिज्म में। हम इससे लेते हैं, हम अगर फ्रॉग को देखें तो वो क्या स्किन से सांस लेता है, फिश को देखें तो वो गिल्स से सांस लेता है, तो मोड डिफरेंट है। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? इंट्रासेलुलर है, ये सेल के अंदर होता है, और सेल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया में, हम आगे में देखेंगे। तो ये क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म में आप देख लो, छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म, प्लांट, हम आप किसी में भी, तो ये जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन है ये सभी में से, ठीक है? अब देखते हैं रेस्पिरेशन होता कैसे है, क्या क्या प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप क्या है? ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग कहाँ से होता है? नसल कैविटी से। यहां से क्या हुआ? ब्रीथिंग। यहां से ब्रीथिंग हो गया, एयर अंदर गया। अब एयर जब अंदर गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड एयर, तो ये अंदर गया। तो ये जो पार्ट है, ये जो पाइपलाइन हमें दिख रहा है, इस पाइपलाइन को हम बोलते हैं, इट इज नोन एज ट्रैकिया। इसे हम बोलते हैं ट्रैकिया। तो ये जो पाइपलाइन है ये क्या है? ट्रैकिया। इसमें क्या होता है? एयर पास होता है, ओके? अब क्या होता है? ये ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइडेड है, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, इधर और एक इधर। तो इन दोनों पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकी। ब्रोंकिल बोलते हैं। अब ये भी देखेंगे बहुत सारे सब ब्रांचेस में डिवाइडेड है। तो ये जो देख रहे हैं ये सब क्या है? इसे हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स। तो ये हमें समझ में आया, एयर यहां से गया, लंग्स में गया, और इसके बाद क्या होता है? हमारे ब्लड में क्या होता है? CO2। तो CO2 कहाँ आ जाता है? लंग्स में आ जाता है, और लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है। तो ये होता है प्रोसेस, क्या? ऑक्सीजनेटेड करने का ब्लड को। क्योंकि रेस्पिरेशन, ये ब्रीथिंग किस लिए है? ताकि जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में जा सके, और जो CO2 है वो कहाँ आ सकते? हमारे लंग्स में आ सके। तो ये था इसका प्रोसेस। अब देखते हैं जो रेस्पिरेशन असल में होता है सेल के अंदर। तो अब हमारा टॉपिक है क्या? सेलुलर रेस्पिरेशन, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन होता कैसे है वो भी देख लेते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? पहले तो एक सेल बना लेते हैं, सेल के अंदर होता है। तो ये बना लिया हमने सेल, ये क्या है? सेल है। अब सेल में कैसे होता है रेस्पिरेशन? क्या होता है? तो रेस्पिरेशन होता है, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो जैसे हम देख लेते हैं ग्लूकोज, एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज। तो सपोज ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है सेल के अंदर, ऑक्सीजन, और ये फॉर्म क्या करता है, ये फॉर्म करता है एटीपी और क्या, वेस्ट गैस CO2, ठीक है। तो ये कहाँ होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेल के अंदर ऑर्गेनल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर ये प्रोसेस होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ एटीपी और CO2 निकालता है। तो ये सभी ऑर्गेनिज्म में सेम है, एनिमल में भी देखे, प्लांट में भी देखे, सेम है। तो अब हम बात करते हैं प्लांट में सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होता है। रेस्पिरेशन भी दो टाइप्स का है, एरोबिक एनारोबिक, वो हम बाद में देखेंगे। तो पहले देखते हैं प्लांट्स में कैसे होता है। तो ये है हमारा प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। अब हम जानते हैं प्लांट में कुछ भी हो, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, वो कहाँ होता है, मेसोफिल सेल में। तो ये कौन सा सेल है, मेसोफिल सेल। अब हम जानते हैं मेसोफिल सेल के भी अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, लेकिन जो दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में, मेसोफिल सेल के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये क्या है, इट इज़ अ माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, और इसका जो इनर मेम्ब्रेन है, ये देख सकते हैं, ये क्या है, फोल्डिंग। तो इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन होता है वो फोल्डिंग स्ट्रक्चर में होता है, फोल्डेड स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, हमने पहले स्लाइड में देखा, रेस्पिरेशन। ये क्या करता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, क्यों, हमें एनर्जी चाहिए इसलिए। अब बात करते हैं ये सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। वन, इट इज अ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट इट इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो अब अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात हम करें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ग्रेना पोर्शन, स्ट्रोमा पोर्शन। तो ग्रेना पोर्शन क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, इसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थैलाकॉइड्स, और ये ग्रुप में, स्टैक में, तो हम इसे बोलते हैं ग्रेना, ओके। और ये जो शेडेड रीजन है, इस शेडेड रीजन को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो अब क्या होता है, डे टाइम में जब सनरेज आता है तो इस ग्रेना पोर्शन में क्या होता है, बहुत सारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, सनराइज को ट्रैप करता है। ट्रैप करने के बाद क्या करता है, उस सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी। तो वो केमिकल एनर्जी कौन कौन सा है, ATP और NADPH। और वो कहाँ आता है, ATP और NADPH, स्ट्रोमा पोर्शन, इस पोर्शन में। और क्या आता है, बाहर से CO2 आता है, कहाँ, स्ट्रोमा पोर्शन में। और क्या आता है, H2O, ये कहाँ आता है, स्ट्रोमा पोर्शन में। लेकिन H2O ऐसे एटमॉस्फेयर में तो प्रेजेंट नहीं होता है, ये कहाँ से आता है, रूट से, ठीक है। तो रूट से क्या है ये, तो जो हमारा मेन प्रोडक्ट निकल कर आया आफ्टर डार्क रिएक्शन, तो वो क्या था, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ये क्या, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट निकल कर आया। अब हम आते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। तो वो कैसे होता है, ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज कहाँ जाता है, ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज जाता है यहाँ, ये पोर्शन क्या है, इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो ये जाता है साइटोप्लाज्म, ग्लूकोज। अब क्या होता है ग्लूकोज के साथ, इसे हम धीरे धीरे करके ब्रेक डाउन करते हैं, जलाते हैं। जैसे हम क्या देखते हैं, पेपर है तो उसे हम जलाते हैं, तो उससे क्या एनर्जी निकलता है ना, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। वैसे अब हम इस ग्लूकोज को जलाएंगे। ऐसा नहीं कि सेल में आग लगा दी है, धुआं धुआं हो रहा है, ठीक है, वैसा नहीं करना है हमें, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ग्लूकोज को क्या करना है, धीरे धीरे जलाना है, उससे हमें एनर्जी लेना है, ठीक है। तो ग्लूकोज से हमें एनर्जी लेना है। लास्ट में ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का प्रोडक्ट क्या निकलेगा, पाइरूवेट, पाइरूवेट। और इसी बीच में हमें क्या होगा, 2 ATP मिलेगा। और क्या निकलेगा, एक NADH, ओके। तो 2 ATP, एक NADH। तो ये क्या, साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शन हुआ। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इसमें टोटल ATP पता है कितना लगता है, 18 ATP। और यहाँ निकला 2 ATP। तो ये क्या बात हुआ, हम 18 ATP को मिलाकर क्या बना रहे, ग्लूकोज, और उससे हम मात्र 2 ATP निकल रहा है।
तो ये अभी फुल प्रोसेस नहीं। यहाँ से 2 ATP निकला और एक NADH। NADH क्या है? ये ATP का एनर्जी का सोर्स है। एक NADH से, बाद में हम देखेंगे, एक NADH से 3 ATP निकलेगा। वो कैसे निकलेगा आगे हम देखेंगे। तो ये क्या था? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। हम जैसे देखें, जो रेस्पिरेशन है वो 3 स्टेप्स में होता है। रेस्पिरेशन कैसे होता है? 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप होता है क्या? क्रेब्स साइकिल। और जो लास्ट स्टेप होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके, तो ये 3 स्टेप्स में होता है फोटोसिंथेसिस। तो ये जो स्टेप हुआ क्लोरोप्लास्ट में, ये मात्र फर्स्ट स्टेप है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ये क्या था? ये बस ट्रेलर था। 2 ATP निकला, NADH निकला, पायरूवेट में चेंज हुआ। तो अब आते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप। तो ये जो पायरूवेट है, ये पायरूवेट कहाँ जाएगा? ये पायरूवेट जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ओके, अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक बहुत साइकिल चलेगा और इस साइकिल को हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। इस साइकिल को हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। तब चलेगा क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल से क्या निकलेगा? इससे निकलेगा एक ATP और क्या निकलेगा? कुछ NADH और क्या निकलेगा? कुछ FADH2 और कुछ वेस्ट गैस जिसे हम बोलते हैं CO2। तो आप बोलोगे फिर धोखा हो गया, फिर एक ATP, एक साइकिल चला है फिर ATP। अरे हमें 18 ATP लगा है ग्लूकोज को बनाने में, यहाँ क्या 2 ATP, एक ATP? तो इतना से तो हमारा काम नहीं चलेगा, हमें और एनर्जी चाहिए। तो अब आएगा इसका लास्ट स्टेप, क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो रेस्पिरेशन का लास्ट स्टेप है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे होता है? तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसके अंदर भी बहुत सारे रिएक्शंस होता है। ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर भी बहुत सारे रिएक्शंस होता है और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऐसा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, इसी को हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ऐसा शॉर्ट फॉर्म में ETC बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इसमें निकल कर आता है क्या? टोटल 38 ATP। तो हमने देखा क्या, इस ग्लूकोज को बनाने में हमें कितना ATP लगा था? 18 ATP। और हमें एट द लास्ट ऑफ रेस्पिरेशन कितना निकला? 38 ATP। तो ये क्या था? एक बहुत फायदा था प्लांट सेल। ओके, तो ये होता है प्लांट सेल का। और रेस्पिरेशन होता है 2 तरह का। तो ये जो ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये नहीं हो सकता है। कब तक? जब तक इसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस ना हो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसमें क्या जरूरत होता है? O2 का। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होगा तो क्रेब्स साइकिल भी नहीं होगा। क्योंकि प्लांट इतना बेवकूफ़ नहीं है, प्लांट सेल इतना बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि अगर ये होगा ही नहीं तो ये बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। NADH निकालेगा, FADH2 निकालेगा, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है जब तक वो सिंथेसाइज ना हो। तो ना तो ETC चलेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा, ना ही चलेगा क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ तक समझ में आया कि रेस्पिरेशन कैसे होता है। अब देखते हैं, रेस्पिरेशन भी 2 टाइप्स का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो वो देखते हैं कैसे होता है। तो रेस्पिरेशन, अच्छा हाँ, इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो था रेस्पिरेशन, ये जो था, ये इसका स्टेप्स है। स्टेप कैसे कैसे होता है, बोले तो रिएक्शन कैसे कैसे होता है। और ये जो अभी हम बता रहे हैं, ये क्या है? ये टाइप है। रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है? तो ये 2 टाइप का होता है। कौन कौन से 2 टाइप का होता है? फर्स्ट इज एरोबिक
एंड नेक्स्ट वन इज एनारोबिक। अब जो हमने अभी प्लांट सेल के केस में देखा था वो कौन सा था? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे था? क्योंकि अभी हमने देखा क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन था, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन था इसमें किस चीज का इन्वॉल्वमेंट था? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है तो वो क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। इस चीज से भी हम एरोबिक एनारोबिक को डिफरेंस कर सकते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ऑक्सीजन। एनारोबिक बिना ऑक्सीजन का भी हो सकता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत एनर्जी निकलता है, हमने अभी देखा कितना, 38 एटीपी। वहीं एनारोबिक की बात करें तो इसमें मात्र ग्लूकोज का 7% एनर्जी निकलता है। तो ये बहुत ही प्रिमिटिव है, बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में होता है और ये ह्यूमंस में भी होता है, ह्यूमंस के मसल में। जैसे हम देखें, हम जिस दिन बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, मान लो हम जॉगिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो हमें तो उस टाइम और एनर्जी चाहिए, हमारे मसल सेल को और एनर्जी चाहिए। अब मान लो वो एनर्जी एफिशिएंट तो नहीं है, तो क्या ऐसा तो नहीं हम तुरंत ऐसे करके गिर जाते हैं? नहीं, क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उस टाइम हमारे मसल सेल में। क्यों? क्योंकि हमें उस टाइम एनर्जी चाहिए, तो उस टाइम एनारोबिक रेस्पिरेशन से भी कुछ एनर्जी मिलता है। तो हमारे मसल सेल में भी होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। और कुछ प्रिमिटिव और ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन होता है किंगडम्स में, तो उसमें मोनार्की किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, तो वो सब में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो उन सब में क्या होता है? वो सभी ऑक्सीजन, उनके पास ऑक्सीजन नहीं होता है। जैसे हम ह्यूमन बॉडी में ही देखें, हमारे अंदर भी बहुत सारे क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं, इंडोपैरासाइट, जैसे टेपवर्म, एस्केरिस, तो ये हमारे अंदर होता है हमारे, तो वो अंदर ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं। तो ऐसा तो नहीं वो हमारे मुंह में आएंगे फिर वापस चले जाएंगे, हाँ अब सांस है, तो ऐसा नहीं करते। वो हमारे अंदर ही रहते हैं, तो उन्हें एनर्जी चाहिए तो वो एनारोबिक ही रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो रेस्पिरेशन है, हमने पहले भी जब रेस्पिरेशन ब्रीथिंग में डिफरेंस देख रहा था तो क्या था? रेस्पिरेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म में, हम एक जैसे ह्यूमन सेल ही लेते हैं, ये क्या है? ये है हमारा ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल में क्या है? ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या होता है? फोल्डेड मेम्ब्रेन। ये क्या है हमारा? इट इज फोल्डेड मेम्ब्रेन। ओके, ये बन गया हमारा फोल्डेड मेम्ब्रेन। तो इसमें भी क्या होगा? ये है, इसे भी लिख लेते हैं, इट इज अ ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल ये है, इट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें भी क्या? सेम प्रोसेस। रेस्पिरेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो, सब में सेम प्रोसेस होता है। यहां पर क्या होगा? साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज, ये किस में चेंज होगा? ये चेंज होगा पाइरूवेट। पाइरूवेट में चेंज होगा, फिर पाइरूवेट जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ साइकिल चलेगा, फिर यहाँ साइकिल चलने के बाद जो NADH, ATP, FADH वो सभी जाएगा यहाँ। यहाँ क्या चीज में जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये ऐसा चेन चलेगा। तो इससे हमें कितना एनर्जी मिलेगा? 38 ATP। ये हम नॉर्मल केस देख रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ हमें जरूरत पड़ेगा ऑक्सीजन। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उसमें क्या होता है? सिर्फ फर्स्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस वाला जो स्टेप है, तो उसमें क्या होता है? इतना ATP नहीं निकल के आता है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा? रेस्पिरेशन क्या होता है। एक बार फिर से सभी चीज को रिकॉल कर लेते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसा है? फर्स्ट स्टेप क्या है रेस्पिरेशन का? ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज से पाइरूवेट। सेकंड स्टेप क्या है? क्रेब्स साइकिल, ATP निकलता है, NADH निकलता है, FADH2 निकलता है। थर्ड स्टेप क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसमें सारा जो NADH होता है, FADH। अब इसे देख लेते हैं, जो NADH है, NADH मॉलिक्यूल निकलता है NADH मॉलिक्यूल निकलता है ग्लाइकोलाइसिस में भी, क्रेब्स साइकिल में भी। तो ये बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कितना देता है? 3 ATP देता है। एक NADH मॉलिक्यूल 3 ATP, एक FADH2 मॉलिक्यूल कितना देता है?
2 ATP। तो ये सभी चीज क्या है, ये सभी चीज हमने देख लिया मैकेनिज्म ऑफ क्या, रेस्पिरेशन। तो ये सभी ऑर्गेनिज्म में सेम होता है, भले टाइप्स डिफरेंस है, एनारोबिक हो सकता है, एरोबिक हो सकता है, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन सेम होगा। दैट मीन्स अगर एनारोबिक है तो ग्लाइकोलाइसिस मूवमेंट सभी एनारोबिक केस में सेम होगा, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता तो सभी ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन सेम ही होगा। तो ये था रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म। आई होप सो आपका इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, और आपको थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन हो तो फील फ्री टू कमेंट बॉक्स, मैं पर्सनली सबको रिप्लाई करता हूँ। आपको अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आई होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट अ लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।